जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर हमारा 11 चल रहा है जी। दिस इज पेज 314 और आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का रेट डिटर्मिन करना हो तो हमें दो चीज़ें मॉनिटर करना पड़ती हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो टाइम और दूसरा चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी हमने डिटर्मिन करना होता है change in concentration with respect to time के टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन में चेंज क्या होती है। तो एक और बात जो अहम है, हम इसको जाहिर कैसे करते हैं? दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा? दे आर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम के यूनिट्स होते हैं जी, आमतौर पे सेकंड्स लिए जाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट बनेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन इन्होंने डिस्कस किया है, हम उसी को पकड़ते हैं। रिएक्शन कुछ बेटे इस तरह से है, 2HI in equilibrium with H2 plus I2 और इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली गई है, ये टेबल आपके पास मौजूद है 11.1, दैट इज 0.01, आई एम सॉरी 0.1 मोल। ठीक है। और हर 50 सेकेंड्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन नोट की गई है। वो कुछ डेटा इस तरह से है, व्हेन टाइम इज जीरो यानी इनिशियली दिस इज टाइम इन सेकेंड्स एंड दिस इज कंसंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। तो दैट इज 0.1। तो 50 सेकेंड के बाद ये हो जाती है 0.0716। ठीक है। इसके बाद नीचे चलते चले जाएं तो जब 300 सेकेंड्स होते हैं तो कंसंट्रेशन होती है 0.0296 और 350 सेकेंड्स के बाद जो कंसंट्रेशन होती है बेटा दैट इज 0.028265। जो काबिल जिक्र बात है वो बेटा ये है कि पहले 50 सेकेंड में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट इज 0.384 0384, आई एम सॉरी। और ये जो लास्ट 50 सेकेंड्स हैं जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, इसमें जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, टाइम ड्यूरेशन उतना ही है। इधर देखिए, ये भी बेटा 50 सेकेंड है और इन दोनों में भी जो चेंज इन टाइम है दैट इज 50 सेकेंड्स। तो यहाँ जो चेंज इन कंसंट्रेशन है दैट इज 0.0031। दैट मीन्स in the beginning the rate of reaction is very high, that is in the same duration of time the change in concentration is relatively larger, and for the same duration of time later on the change in concentration is relatively smaller.
दिस मीन्स कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन फॉल करता चला जाता है। जी मेरा बेटा, इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, मैं उस ग्राफ की तरफ भी जरा चलता हूँ। इधर कंसंट्रेशन है अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्स एक्सिस जो है वी हैव टाइम, और वो टाइम है सेकंड्स में, और इधर कंसंट्रेशन है दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो ग्राफ है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। ये बेटा कुछ इस तरह से शुरू में बड़ा तेजी से फॉल करता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो कर्व है उसकी जो स्टीपनेस है वो कम होती चली जा रही है। कहता मान लीजिए आप किसी एक खास स्पेसिफिक टाइम पर हमने इस चैप्टर के आगाज में एक चीज पढ़ी थी, दैट वाज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है याद रखिएगा, किसी एक स्पेसिफिक टाइम पर, किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट पर, इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो मान लीजिए हम वो जो रेट है वो हम इस टाइम पे निकालना चाहते हैं, दैट इज 1/10 सेकेंड। आपकी किताब है उसमें यही लिया हुआ। 1/10 सेकेंड पे अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। टेंजेंट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो मुझसे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, चले मैं ट्राई करता हूँ दोबारा से। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व्ड पाथ को एक पॉइंट पे टच करे। इस स्ट्रेट लाइन की बाद में हम बना लेते हैं जी राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से। तो यहाँ से जो हम टाइम निकालते हैं वो आता है 1/10 सेकेंड। ये 100 सेकेंड पे आपने लिया था, ठीक है, सॉरी ये 100 था। और यहाँ ये जो ड्यूरेशन है ये जो निकला है दिस इज 1/10 सेकेंड, ओके। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है उसमें जो चेंज है दैट इज 0.027, यहाँ से लेके यहाँ तक का 0.027, ठीक है जी ये बात। तो 100 सेकेंड पर यानी इस मोमेंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिर हम कैसे निकालेंगे, दैट इज dy by dx, जिसको आप स्लोप ऑफ कह लें दिस कर्व। तो स्लोप जो होती है वो tan थीटा होती है, और एवरीबॉडी नोज कि tan थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज dy by dx, जिसको आप उर्दू में इंग्लिश में परपेंडिकुलर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ओवर बेस कहते हैं, ठीक है जी। तो बेटा ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारी बेस है, ठीक है। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 0.027 डिवाइडेड बाय 110। तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके यूनिट होंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये ठीक है जी। तो इस तरह आप किसी भी जो रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये हमने 100 सेकेंड पे निकाला। अगर आप ये इंस्टेंटेनियस रेट यहाँ करके निकालेंगे तो स्टीपनेस ऑफ द कर्व चूंकि है वो कम हो गई है। तो अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी उसमें ये जो परपेंडिकुलर वाला पोर्शन है ये कम हो गया है, और ये बेस वाला पोर्शन जो है वो बड़ा हो गया है। तो उसका जो इंस्टेंटेनियस रेट है यानी ये वाली जो वैल्यू है वो उसकी कम निकलेगी। ये बेटा बात को आगे लेके चलते हैं, और आगे हमारे पास है मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
तो बेटे मेथड्स क्या है? वो मेथड दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जिन्हें हम फिजिकल मेथड कहते हैं, और बेटा दो जिन्हें हम केमिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि which kind of method of determination of rate of reaction is preferred, किसको प्रेफर किया जाता है? whether physical और chemical? दिस इज इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आपके पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, फिजिकल और केमिकल? जी जनाब, एनीबॉडी आंसर? अब्दुल्ला? जी नो सर। नो। आंसर? नो सर। यार को भी नहीं पता होगा, बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिए जरा। सर नो। हाँ मैं बताता हूँ, एक है फिजिकल मेथड और दूसरे हैं केमिकल मेथड। हम कौन सा प्रेफर करते हैं? याद रखिए, फिजिकल मेथड में जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसका फिजिकल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। फिजिकल एनालिसिस में नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, और उसका बेनिफिट ये होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसको एनालाइज करने के बाद आप वापस रिएक्शन मिक्सचर में डाल, यानी आप सैंपल को निकालते हैं, निकालने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आप क्या करते हैं, उस रिएक्शन मिक्सचर को, क्योंकि उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ होता, उसको पकड़ के वापस डाल देते हैं उसके अंदर, क्या नाम है, रिएक्शन मिक्सचर। तो उसके नतीजे में बेनिफिट ये होता है कि आपके पास यील्ड में कोई कमी नहीं आती, आपके रिएक्शन में यील्ड जो है वो पूरी की पूरी रहती है। लेकिन केमिकल मेथड में क्या होता है, उसमें बड़ा अजीब हाल है कि आप सैंपल निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी कोई ना कोई टाइट्रेशन करते हैं, उसमें कोई और शय डालते हैं, उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है। जब बेटे उसका केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो उसको हम वापस नहीं डाल सकते रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, क्योंकि वो तो चेंज हो गया और उसके नतीजे में वो जाया हो गया। अगर आप बार बार सैंपल निकालें और उसको केमिकली एनालाइज करते रहें और वो जाया होता रहे, उसका नुकसान अल्टीमेटली ये होता है कि जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर से आपने कुछ ना कुछ हासिल करना है वो जाया हो जाए। तो हमें उसका ज़िया भी रोकना है, ठीक है जी। तो इस वजह से जो फिजिकल मेथड है वो हमेशा प्रेफर किया जाता है ओवर केमिकल मेथड, क्योंकि ड्यूरिंग फिजिकल मेथड कोई रिएक्शन मिक्सचर जो है वो ज़ाया नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो बेटा अब हम चल रहे हैं आगे कि फिजिकल मेथड्स जो है वो कौन कौन से हैं। जी, फिजिकल मेथड्स में सबसे पहला है स्पेक्ट्रोमेट्री। ये स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है बेटा? बहुत सारे रिएक्शंस में
जैसे हम एक रिएक्शन लेते हैं A प्लस B गोइंग टू C प्लस D। मान लीजिए ये जो C है ये एक खास वेवलेंथ की लाइट जो है या रेडिएशन जो है उसका एब्जॉर्बर है। अगर ये लाइट एब्जॉर्बर है तो फिर होगा क्या कि आपने जब ये रिएक्शन शुरू करवाया हुआ है, दीज आर रिएक्टेंट्स, और बेटा ये दो क्या हैं, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में से एक खास वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्बर। हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल थोड़ा सा निकालेंगे, उसको स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर हमें बता देगा कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब, ठीक है। चूंकि सी प्रोड्यूस हो रहा है एज सी इज प्रोडक्ट, so absorption should increase with the passage of time। वक्त के साथ साथ एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। जब बेटे एब्जॉर्प्शन बढ़ती जाएगी तो ये हमारा एक टूल बन जाएगा, एक हमारा जरिया बन जाएगा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर सकें कि किस रफ्तार से रिएक्शन जो है वो हो रहा है। अब एक तो ये आपने सी चूज कर ली। अगर कोई रिएक्टेंट में से एब्जॉर्बर होता तो वो क्या होना था, उसकी जगह अगर रिएक्टेंट होता प्रोडक्ट की बजाय, सी की बजाय ए या बी होते, तो एब्जॉर्प्शन ने इंक्रीज नहीं होना था, उससे फिर क्या होना था, उससे फिर डिक्रीज होना था। तो इस तरह से जो इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन है या डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन है, ये एक जरिया बन जाता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, और इस मेथड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। अच्छा, आपने क्या किया, आपने रिएक्शन का मिक्सचर का सैंपल निकाला, आपने उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने उसको वापस डाल दिया, तो देयर इज नो केमिकल चेंज। कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज अ फिजिकल मेथड। मैं आगे चल रहा हूं और हम बात करते हैं अगले मेथड की, दैट इज सेकंड वन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड कहाँ अप्लाई होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड वहां अप्लाई होता है जहां किसी रिएक्शन के अंदर आयंस की तादाद में कमी बेशी हो रही है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जरिया होते हैं। अगर किसी में आयंस मौजूद है तो वहां पे क्या होना चाहिए, आयंस के ऊपर क्योंकि चार्ज होता है तो वो चार्ज बुनियादी तौर पे कंडक्टेंस का जरिया बनेगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड ले रहे हैं तो मान लीजिए आप जैसे एक रिएक्शन आप जानते हैं, बहुत मशहूर केमिकल रिएक्शन है, दैट इज AgNO3 aqueous solution plus NaCl aqueous solution give you AgCl solid plus NaNO3 aqueous। ये रिएक्शन वैसे बड़े तेज होता है, तो जो तेज रिएक्शन होते हैं वो आमतौर पे हमारे स्टडी में नहीं आते, रिएक्शन काइनेटिक्स में हम उनको इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ आयंस आ रहे हैं, ये एक्वस सोल्यूशन है दोनों, इन दोनों के मजमूई तौर पे 4 आयंस हैं, ये पुत्र जी सॉलिड बन गया, इसके आयंस फ्री नहीं रहे, इसके आयन मौजूद हैं इधर 2 आयन। देखिए रिएक्टेंट में 4 आयन है, प्रोडक्ट में कितने आयन है? 2। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन मॉडरेट स्पीड के साथ हो रहा हो जिसमें आयंस की तादाद में तब्दीली आ रही हो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ऐसे पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। देखिए बेटा, ज्यादा आयंस होंगे तो मोर कंडक्शन, मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और अगर लेस आयंस होंगे तो बेटा लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नतीजा क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो चेंज आएगा वो हमारा जरिया बनेगा। जी सॉरी, वो डिस्कनेक्शन हो गया था मेरे एंड से, तो उस वजह से वो बात दरमियान में रह गई। मैं वापस दोबारा से बात को उसी जगह से शुरू करता हूँ। जी बेटा, मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो आज हम यही आखिरी करेंगे, बाकी 3 हम इंशाल्लाह कल करेंगे। मैं ये बात कर रहा था कि जब एक तरफ आयंस ज्यादा हो और दूसरी तरफ आयंस जो है वो कम हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती चली जाए, तो वो हम चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ टूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो होता चला जाएगा उनके रेट ऑफ रिएक्शन में सॉरी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें कमी आती चली जाएगी। इसके बरअक्स उल्टा काम क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट में आयंस कम हो और प्रोडक्ट्स में ज्यादा हो जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि रिएक्टेंट में आयन थोड़े और प्रोडक्ट में आयन ज्यादा हो रहे हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन कि आयंस की ज्यादती की वजह से जो कंडक्टिविटी है उसमें इजाफा होता चला जाएगा। जब कंडक्टिविटी में इजाफा होता चला जाए तो ऐसी सूरत हाल में ये हम दोबारा से पैमाना इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। जी बेटा, तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ। डायलैक्ट्रोमेट्रिक और रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड ये हम जो है वो कल देखेंगे, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा डिस्कशन दरकार है। हालांकि देखने को ये दो दो लाइनों के रटा लगा लेते हैं लोग, लेकिन इट नीड सम डिस्कशन। ठीक है, तो सारा कुछ आजकल मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी वेबसाइट पे तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि ये मटेरियल अभी मैंने 11 चैप्टर का तैयार नहीं किया, 10th का मैंने तैयार कर दिया हुआ है, वहाँ पे अपलोडेड भी है, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये कल संडे आ रहा है तो मैं कल इसका मटेरियल जो है हेल्पिंग जो रीडिंग या लर्निंग मटेरियल है वो मैं कल तैयार कर दूंगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। समीन, आज आप लेट हो गए, क्या बात है?